हाँ, तो हम बता रहे थे एंटिटी के बारे में, ठीक है। तो एंटिटी को जनरली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक एंटिटी को जनरली, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी एक रियल वर्ल्ड एक कुछ भी रियल वर्ल्ड का थिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन हो सकता, कोई ग्रुप ऑफ एंटिटीज हो सकता है, ठीक है। एंटिटीज का जनरली एंटिटी ही बोलते हैं, ठीक है। इसका कुछ अगर अलग कोई टर्म होगा तो जरूर गूगल करके आप देखिए, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है, इसको क्या करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ये वीडियो शुरू से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स की बात करें, एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है और इसको एक्लिप्स से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे नेम हो गया, बर्थ डेट हो गया, रोल नंबर हो गया, वो एंटिटी किसका, रोल नंबर, सॉरी एंटिटी स्टूडेंट का, वो क्या है, एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे एडिशनल, ये यहाँ पे एक चीज है कि ये जो कंपोजिट एट्रीब्यूट का हम बात बताए थे ना, कंपोजिट एट्रीब्यूट, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मिलके नेम बनाता है, ठीक है। तो ये जो जनरली सारा जो एट्रीब्यूट्स होता है, एवरी एक्लिप्स रिप्रेजेंट्स वन एट्रीब्यूट एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स एंटिटी। तो हर एट्रीब्यूट आप देख सकते हो डायरेक्टली अपने एंटिटी से कनेक्टेड है। जैसे ये नेम स्टूडेंट से कनेक्टेड है, बर्थ डेट इससे, और रोल नंबर भी एंटिटी से ही कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट के केस में ना थोड़ा सा अलग होता है। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये डायरेक्ट एंटिटी से कनेक्टेड नहीं है। इन दोनों को मिलाकर जो ये नेम कंपोजिटली एट्रीब्यूट बना, कंपोजिट एट्रीब्यूट इस नेम को बोलेंगे, ठीक है, जो दो एट्रीब्यूट से मिलकर बना है। तो ये जो इसके दोनों क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी दोनों दो जो इसके एलिमेंट्स होंगे, दो ग्रुप्स होंगे, ये दोनों इस एट्रीब्यूट से विया अ लाइन कनेक्टेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वाला एट्रीब्यूट का काम खत्म हो गया। और कंपोजिट एट्रीब्यूट के केस में अगर आप ईयर डायग्राम में कंपोजिट एट्रीब्यूट दिखा रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना है कि दो एट्रीब्यूट्स को सेम एट्रीब्यूट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो हम बताए थे कि अगर फोन नंबर में एक से ज्यादा फोन नंबर हम डाल सकते हैं तो उसी को मल्टी वैल्यूड बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें हम लोग एक ओवल के, सॉरी, एक्लिप्स के अंदर ही एक और एक्लिप्स यानी डबल लाइन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड। नेक्स्ट क्या है, डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब है कि जैसे एज था, ठीक है, एज एक्चुअल में डेटाबेस में नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। एज जो है इसका एट्रीब्यूट स्टूडेंट का, जब डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल बनाया जाएगा तो एज कोई एट्रीब्यूट या कोई कॉलम नहीं बनाया जाएगा, एक बर्थ डेट बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको डैश्ड से दिखाया जाता है, यानी कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बस एक इमेजिनरी एट्रीब्यूट है, ठीक है। मतलब ये बाद में हम लोग जब जरूरत होगा, डेटाबेस का इंस्टेंस जब बनेगा उस टाइम तो इसको यूज कर पाएंगे। तो फोन नंबर मल्टी वैल्यूड है, इसलिए यहाँ पे डबल सर एक्लिप्स आपको दिख रहा है। और बाकियों के लिए यहाँ पे एक, अगर प्राइमरी की बात करें ना, तो उसमें अगर प्राइमरी की आप डेटाबेस में दिखा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन लगाना होता है, ठीक है। अदर चीजें होते हैं यहाँ पे, शायद स्लाइड्स कुछ मिसिंग है, कोई बात नहीं। और रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वही बात लिखा हुआ है। रिलेशनशिप क्या होता है, जनरली डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास डायमंड कहीं पे हो तो हम दिखा दें। नहीं है क्या सेप इसमें, चलो कुछ और हम करते हैं, सर्कल को ही लेते हैं, ठीक है। और इसको ना रोटेट कर देंगे। तो जनरली क्या करते हैं ना, रिलेशनशिप को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। शायद अगर हम रेक्टेंगल ले तो ज्यादा बढ़िया रहता। बस इतना समझ लो, ये डायमंड जैसा जो शेप था इसी को रिलेशनशिप बोलते हैं, और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ये पता चल जाए। अगर इसमें एडिट टेक्स्ट में आए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वर्ड्स ऐड हो सकता है, ठीक है। और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर सही करे तो हो जाएगा, नहीं करते इसको रहने देते, ठीक है। बस आप इतना समझ लो, जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए पिक्टोरियल क्या होता है, डायमंड होता है। नेक्स्ट, बाइनरी रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप वेयर टू एंटिटीज आर पार्टिसिपेटिंग इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। यहाँ पे दो एंटिटी जहाँ पे पार्टिसिपेट करें उसको बाइनरी रिलेशनशिप बोल देंगे। और कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, ठीक है, यानी कि कितने एंटिटीज, मतलब कार्डिनलिटी मतलब कि वही बात है, कौन सा एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से कितने, क्या बोलते हैं उसको,
रिकॉर्ड्स या फिर कितने एंटिटीज कनेक्ट एसोसिएटेड है, वही बात है कि एक एम्प्लॉय कितने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या फिर एक डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ए रिलेशन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा, ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू है। entity from a relation that can be associated with a relation, ठीक है। cardinality is the number of instance of an entity from a relation that can be associated with a relation। तो वही बात है कि एक एंटिटी का एक जो होगा क्या बोलते हैं, एक एंटिटी सेट का एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के कितने एंटिटी से रिलेट कर सकता है, ठीक है। तो वही बात है। और वन टू वन, वही बात है कि वन टू वन को क्या हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कोई भी एरो का साइन नहीं लगाते, ठीक है। तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का तरीका लिखा हुआ है। रिलेशनशिप को डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी को रेक्टेंगल से, और वन टू वन में कहीं पे भी कोई एरो वगैरह आपको नहीं दिखेगा। तो और यहाँ पे वन वन मार्क कर देते हैं, ठीक है, वन वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन टू वन रिलेशन है। जैसे मान लो वन टू वन में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर एम्प्लॉय है, ठीक है, और डिपार्टमेंट है, और दोनों के बीच में ये रूल है ना कि एक एम्प्लॉय किसी एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा। जैसे एम्प्लॉय राम है तो वो सिर्फ सेल्स में काम करेगा, अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय मोहन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अलग डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट में काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सेल्स में ही राम और मोहन दोनों काम करने लग जाए। या फिर अगर ये एक डिपार्टमेंट है, मान लो इन्वेंट्री का, जिसमें स्टॉक्स मैनेज किया जाता है, तो उसमें एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, उसमें भी कोई एक श्याम नाम का ही एम्प्लॉय काम करेगा। तो वो क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप। नेक्स्ट है वन टू मेनी। तो वन टू मेनी को क्या बुलाते हैं, वन को वन रहने देते हैं इधर को, और मेनी के टाइप पे साइड पे एन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ वन टू मेनी रिलेशन है, वन टू मेनी को वन और एन बताते हैं, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम कर सकता है, अगर मान लो जैसे कि राहुल नाम का ही एम्प्लॉय है और वो बहुत होशियार है, तो वो सेल्स और परचेज दोनों में काम कर सकता है। अगर ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना हुआ, अगर टेबल में हम लोग ये वैलिडिटी देते हैं, एक चीज बता दें कि ये जो रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी है ना, ये डेटाबेस बनाते टाइम में डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो जैसा कंपनी हुआ, अच्छा इसको अलग अलग एग्जांपल से हम बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कंपनी है एक्स, क्या बोलते हैं, जियो कंपनी मान लो, ठीक है। तो जियो कंपनी में क्या है, हर एक, हेलो चल रहा है ना, सही है, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो आदित्य, लाइव क्लास में थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यही चीज बता रहे थे, जैसे मान लो ये वन टू वन, मान लो हम लोग जियो कंपनी के केस में बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक एम्प्लॉय क्या करेगा, एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, ठीक है। वहां ऐसा रूल है उस कंपनी के लिए कि उस टेबल का, उस मतलब उसका कोई जो एम्प्लॉय टेबल बनेगा, उसमें एक एम्प्लॉय क्या करेगा, एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, या फिर एक डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय काम करेगा, ठीक है। वहीं पे एक अदर रिलेशन है, ठीक है, या फिर अदर टेबल बोल सकते हो, अदर कंपनी बोल सकते हो। उनके डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल में क्या होगा कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल में काम कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर एक ही एम्प्लॉय, जैसे कोई उनके पास ना कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं, जैसे मान लो कोई बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय, जैसे मान लो रोहन, ठीक है। तो रोहन क्या करता है कि रोहन सेल्स का भी काम देख सकता है, और इन्वेंट्री का काम भी देख सकता है, परचेज का भी काम देख सकता है। यानी जितना नंबर ऑफ डिपार्टमेंट उसको एक साथ दे दिया जाए हैंडल करने के लिए, वो सब में काम कर सकता है। तो उस केस में इधर एम्प्लॉय होगा, इधर होगा डिपार्टमेंट, और इनके बीच में वन टू वन रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। तो ये सब जब एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि कहाँ कौन सा रिलेशनशिप लगाना है। नेक्स्ट है मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, ठीक है। मेनी टू वन यानी कि जो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे, ठीक है। क्या बोले, जैसे मान लो ना कि हम पहले क्या बताए थे कि सेल्स डिपार्टमेंट में एक ही बंदा होगा, और वो क्या होगा, जैसे वन टू एन के केस में था, सेल्स डिपार्टमेंट में एक ही पर्सन होगा और वो एक ही पर्सन उसमें काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मान लो एक ही डिपार्टमेंट में हम चार चार लोगों को लगा दिए, ठीक है। आप ध्यान रखना यहाँ पे, उसके ऊपर हम क्या बताए थे, वन टू वन के ऊपर क्या बताया था, वन टू मैन में एक ही बंदे को हम चार डिपार्टमेंट दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि चार लोगों को हम सेम ही डिपार्टमेंट में लगा दे रहे हैं, ठीक है। बात यहाँ पे है कि रोहन, सोहन, मोहन और गणेश को एक ही डिपार्टमेंट सेल्स में लगा दे रहे हैं, या फिर और क्या हो सकता है अदर चीज, मान लो कोई तीन एम्प्लॉयज हैं, उनको भी हम एक अदर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट में या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लगा दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मेनी टू मेनी, ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, वही बात लिखा हुआ है, व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप इट इज मार्क्ड एज एन
यानी कि एक से ज्यादा होता है तो यहाँ पे n लगा देते हैं और नेक्स्ट टाइप पे 1 लगा देते हैं, ठीक है। मेनी टू वन यानी इसका एक से ज्यादा एंटिटी इसके एक ही एंटिटी से रिलेट कर रहा हो तो उसको मेनी टू वन बोलेंगे। और अब लास्ट में आता है मेनी टू मेनी, ठीक है, यानी कि एक ही 4 एम्प्लॉइज एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, ठीक है, और एक एम्प्लॉय 4 डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, फिर 8 डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है, यानी दोनों तरफ से आजादी है कि एक ही एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकता है, और ये भी आजादी है कि एक ही डिपार्टमेंट में हम 10 20 50,000 10,000 जितना मर्जी उतना एम्प्लॉय लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, इसी को कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है चारों जो हम बताएं? दोनों बार डिस्कस किए हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हुए। तो ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए ताकि हम आगे मूव करें। और इसके बाद एक फंक्शनल डिपेंडेंसी पूरा चैप्टर बचा हुआ, अगर सब लोग रहते हैं तो हम उसको भी कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक है। एक ही यस, एक ही लोग को हम समझा पाए, कोई बात नहीं। बाकी लोग भी यस टाइप कर दीजिए। नहीं समझ में आया क्या? अगर यस नहीं टाइप कर सकते हो तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन। आ गया सर। ओके, मूव करें नेक्स्ट। चलिए, ये हो गया अलग अलग मैपिंग, ठीक है। तो एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे तब तो हमको लगता है 100% क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। और ये पीपीटी थोड़ा सा गलत सलत बना हुआ है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग माइंड मत कीजिए। और पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स ये क्या है? ER model has power of expressing a database entities in a conceptual hierarchical manner such as hierarchical goals of generalized views entities, ठीक है। It gives us detail of every entity included, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं ये क्या है। ये टर्म पहले भी पता नहीं कहाँ से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो टॉपिक है ना हमारा काम का, वो सब देख लेते हैं, ठीक है। जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन। तो ये 4 दिन मतलब अच्छा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, इसको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला टॉपिक है जनरलाइजेशन, ठीक है। तो जनरलाइजेशन का कहने का सिंपल सा मतलब है ना कि हम लोग को मान लो एक पीजन टेबल दिया हुआ है, ठीक है। एक पीजन टेबल दिया हुआ है, एक स्पैरो का टेबल दिया हुआ है, मतलब एक पीजन एंटिटी मिला है, ठीक है। तो पीजन एंटिटी मिला है, टेबल नहीं उसको बोलते हैं एंटिटी, ठीक है। तो हमको पीजन का डेटा स्टोर करना है, स्पैरो का भी डेटा स्टोर करना है, डव का भी डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो जनरलाइजेशन क्या कहता है कि इन तीनों को एक ही एंटिटी मान लो, जैसे बर्ड्स मान लो, ठीक है। और बर्ड्स में एक बर्ड नेम नाम का एक एट्रीब्यूट बना लो, जिसमें अगर कोई एंटिटी पीजन है तो उसका क्या बोलते हैं, पीजन रिप्रेजेंट कर देना। और अगर वो स्पैरो है तो उसका स्पैरो रिप्रेजेंट कर देना। और बर्ड्स एंटिटी में ही अगर कोई एंटिटी अगर डब है इस बर्ड एंटिटी सेट में, ठीक है, ये जो तीनों को मिला के बनाएंगे एक नया बना लेंगे, इसमें अगर कोई डब है तो उसका बर्ड नेम एट्रीब्यूट में डब को मेंशन कर देना, ठीक है। तो इसी बात को बोलते हैं जनरलाइजेशन। जैसे कि अगर कोई 3 चीजें दिख रहा है तो ये तीनों क्या है, बर्ड ही है। इन तीनों में बहुत सारा सिमिलरिटी होगा कि ये लोग उड़ सकते हैं, 2 पैर होगा, पंख होगा, चोंच होगा, तो ये सब चीज कॉमन ही लग रहा है, ठीक है। जैसे ही कोई 3 एंटिटी सेट में सब कुछ कॉमन कॉमन दिखने लगे, फटाक से उसको कर देंगे जनरलाइजेशन, यानी उन सबको जनरलाइज कर देंगे एक ही एंटिटी में सेट में, ठीक है। 3 4 एंटिटी सेट अलग अलग दिया हुआ है तो उसको अगर सिमिलरिटी लग रहा है तो एक ही एंटिटी सेट बना देते हैं, इसी बात को बोलते हैं जनरलाइजेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और यहाँ पे कुछ रिटन डेफिनेशन है। रिटन डेफिनेशन क्या कहता है? इन जनरलाइजेशन ए नंबर ऑफ एंटिटीज आर ब्रॉट टुगेदर इनटू जनरलाइज्ड एंटिटी बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल पिजन, स्पैरो। हाँ, ये सब सिर्फ एक बर्ड बनाया जा सकता है, तो इसलिए ये वाला काम कर दिया गया। यही बात हम बोल के समझा दिए हैं। As mentioned above, the process of generalizing entities, where the generalized entities contain the properties of all the generalized entities, is called generalization, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जो प्रॉपर्टीज पिजन में होगा, जो जो प्रॉपर्टीज स्पैरो में होगा, जो जो प्रॉपर्टीज इस डब में होगा, वो सारे प्रॉपर्टीज इस नए बने एंटिटी सेट में लगाए जाएंगे, मतलब वो सारे एट्रीब्यूट्स इसमें भी होंगे, एक बर्ड में भी होंगे। तो बहुत सारे एंटिटी सेट को मिला के एक एंटिटी सेट बना देना ही जनरलाइजेशन कहलाता है। और ये सबसे सिंपल क्रिस्प डेफिनेशन है। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन में क्या कहते हैं ना कि हम लोग एक एंटिटी सेट को अलग अलग 2 एंटिटी सेट में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इस बर्ड का ही स्पेशलाइजेशन करें, ऊपर बर्ड को लिख लें और इसको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करें,
तो उसको स्पेशलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल से कहने का मतलब है वही बात यहाँ पे रामायण लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा जाता है। स्पेशलाइजेशन इज ए प्रोसेस विच इज अपोजिट टू जनरलाइजेशन, यानी जनरलाइजेशन के उल्टा है। एज मेंशन्ड अबव, इन स्पेशलाइजेशन ए ग्रुप ऑफ एंटिटीज इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, यानी कि एक जो एंटिटी है पर्सन, इसको अलग अलग दो एंटिटी में तोड़ दिया जाता है। जैसे पर्सन इज अ, यहाँ पे इज अ लिखा जाता है और ट्रायंगल। ये चीज ध्यान रखना, जब भी हम स्पेशलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल लगाते हैं एक एंटिटी सेट के साथ, और उसको अलग अलग दो डंडे लगा के दो नया एंटिटी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक को बना देते हैं स्टूडेंट और एक को बना देते हैं टीचर, और एक पर्सन क्या हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक और चीज लगा के अच्छा, डॉक्टर यहाँ पे इस डेटाबेस में नहीं आएगा, यहाँ पे एक स्टाफ आएगा। ठीक है, या फिर स्टाफ, हाँ, वो नॉन टीचिंग स्टाफ जो होते हैं ना कॉलेज में आपके, कुछ होंगे जो प्यून होंगे, क्लर्क होंगे, अकाउंटेंट होंगे, किरानी होंगे, तो वो सब चीज एक अलग एंटिटी बनेंगे। तो पर्सन इज अ, एक कॉलेज के लिए एक पर्सन क्या होगा, एक स्टूडेंट हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, और यहाँ पे एक और एंटिटी हम बना सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन, यानी कि एक एंटिटी सेट को तीन चार अलग अलग एंटिटी सेट में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन। इन स्कूल डेटाबेस ए पर्सन कैन बी स्पेशलाइज टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ बेस्ड ऑन व्हाट रोल दे प्ले ऑन द स्कूल एज एंटिटीज। ठीक है, तो कोई और एग्जांपल अगर कंसीडर करना हो, अगर हमारे दिमाग में आ रहा हो कोई और एग्जाम, अच्छा कोई और एक एंटिटी सेट बताइए, हम उसको क्या बोलते हैं, दो अलग अलग टर्म्स में तोड़ के आपको एग्जांपल दे, ताकि आपके एग्जांपल के हिसाब से क्लियर हो जाए। ओके, तो शायद किसी को आवाज नहीं गई, हमारे हिसाब से आवाज सबको जा रही है। ठीक है, जल्दी से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लंबा हमको दिख रहा है। उसके बाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब है कि जो यहाँ पे अगर पर्सन में एट्रीब्यूट है, ठीक है, पर्सन में क्या होगा, अगर मान लो अगर हम जनरल, जब यहाँ पे हम, यहाँ पे ये वाला बात हो रहा है, स्पेशलाइजेशन जब हम करते हैं ना, एक पर्सन को हम दो अलग अलग एंटिटी सेट्स में तोड़ते हैं, तो वहां पे हमको एक एडवांटेज मिलता है इनहेरिटेंस का, जैसा कि सी प्लस प्लस में होता है कि बेस क्लास का जो भी एट्रीब्यूट्स होगा वो डिराइव्ड क्लास में आ जाता है। तो यहाँ पे जो बेस एंटिटी का जो भी एट्रीब्यूट्स होगा, जैसे अगर एक पर्सन का नेम है, एज है, जेंडर है, तो अगर हम उससे एक डिराइव करके दो एंटिटी बना चुके हैं, एक स्टूडेंट और टीचर, तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए नया क्या होगा, रोल नंबर होगा, टीचर के लिए नया क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जो तीन एट्रीब्यूट जो कि बेस एंटिटी में थे, वो सब भी डिराइव्ड एंटिटी में आ जाएंगे। यहाँ पे भी तीन होगा, इसका भी चार एट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट का, और टीचर का भी चार एट्रीब्यूट होगा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, जेंडर। ठीक है, क्लियर। इसी चीज को इनहेरिटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एंड एट्रीब्यूट पर्सन लाइक नेम एज कैन बी इनहेरिटेड लोअर लेवल एंटिटी, तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर लेवल एंटिटी या फिर डिराइव्ड एंटिटी। और ये इसके पास क्या होगा, इसके बेस वाले का तीनों जो होगा एट्रीब्यूट होगा वो अवेलेबल होगा। ठीक है, क्लियर। ये सब जब एक्चुअल हम लोग डेटाबेस बनाएंगे ना, तब आपको क्लियर होगा कि पर्सन को हम लोग एक एंटिटी मानते हैं, तो उसके लिए एक टेबल बना देते हैं, और उसी को अगर एक पर्सन का डेटा, अगर एक कॉलेज के लिए एक पर्सन का डेटा स्टोर करना, मतलब कि हर बार बताना हो कि वो पर्सन एक टीचर है या स्टूडेंट है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को जब एनालिसिस किया तो उस टाइम पता चला कि कॉलेज में पर्सन है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग फर्दर एनालिसिस किया तो हम लोग को पता चला कि वहां पे दो अलग अलग पर्सन को बांटा जा सकता है दो ग्रुप्स में। ठीक है, जो कि आपस में बहुत हद तक दोनों में सिमिलर, मतलब डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट के केस में सबका एक यूनिक रोल नंबर है, टीचर के केस में सबका एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी है। तो अगर ऐसा जरूरत लगता है तो हम लोग एक एंटिटी को, जो हम लोग को पहले मिला था, उसको दो अलग अलग एंटिटीज में तोड़ सकते हैं, और जो उसका जो एट्रीब्यूट्स होगा वो निचले लेवल, जो लोअर लेवल एंटिटीज होंगे, उसमें उसके एट्रीब्यूट्स में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस इन एंटिटी, क्या बोलते हैं, एंटिटी स्पेशलाइजेशन। जब एंटिटी स्पेशलाइजेशन किया जाता है तो इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं, कि जो ऊपर वाला था उसका सारा एट्रीब्यूट इसमें आ जाता है। एग्रीगेशन, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। एन ईआर डायग्राम इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ एंटिटी एंड अ रिलेशनशिप व्हिच मे बी रिक्वायर्ड इन सम सिनेरियोज। तो सम सिनेरियोज की बात कर रहे थे कि एक रिलेशनशिप से हम लोग डायरेक्टली, ये जो वर्क सेट है प्रोजेक्ट और इम्प्लॉय, ठीक है, प्रोजेक्ट और इम्प्लॉय के, प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय क्या करता है, एक वर्क फॉर प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम एन रिलेशन है, यानी कि क्या हो सकता है, ये छोड़ो कार्डिनलिटी की बात, यहाँ पे बस ये है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, और ये रिलेशन डायरेक्टली मशीनरी से कनेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है,
यानी कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि वर्क फॉर एक वर्क के लिए मशीनरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात है ना कि वही जो टर्नरी रिलेशनशिप हम बोले थे वो नहीं बना सकते, तो उस केस में ये जो दो एंटिटीज हैं और इनके बीच में जो रिलेशन है, इस पूरे को एक एंटिटी मान लिएगा। आप देख सकते हो एक बड़ा बॉक्स रेक्टेंगल बना लिया गया और इसके अंदर इस एक एंटिटी को लगा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा जो एक एंटिटी बना कि एक एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट और उसके बीच जो रिलेशन हो रहा है वर्क, यानी कि जो पूरा वर्किंग प्रोसेस है वो क्या करता है, रिक्वायर करता है, यानी उनके बीच में एक रिलेशन है, रिक्वायर क्या करता है, मशीनरी एंटिटी से, ठीक है, मशीनरी एंटिटी से रिक्वायर करता है। तो यही बात कि हम लोग एक दो एंटिटी को और उनके बीच में के रिलेशनशिप को एक ही एंटिटी मान लें और उसको एक अलग एंटिटी से रिलेट करा दें, तो यहाँ पे एक ही एंटिटी बना देना, इसी को क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन, यानी एक साथ जोड़ देना, ठीक है। डेफिनेशन में वही बात लिखा गया है, ये डायग्राम इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग, कभी कभी ये टर्नली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने में कैपेबल नहीं होता। इन दोज केसेस रिलेशनशिप विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज इज एग्रीगेटेड, यानी कि रिलेशनशिप एक कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटी के साथ एग्रीगेट कर दिया, जैसे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट को वर्क फॉर रिलेशन के साथ एग्रीगेट करके एक सेपरेट एंटिटी बना दिया गया और उसको रिलेट कराया गया आगे फर्दर। एग्रीगेशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन टू through which we can represent relationship as higher level entity sets, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक एंटिटी बना दिया, मतलब कि जो कंप्लीट रिलेशन है ना, एंटिटी और उसके बीच में रिलेशन और एक कंप्लीट जो डेटा है, इसको एक ही एंटिटी मान लिया गया, ठीक है, और उसको रिलेट करा दिया गया फर्दर किसी और एंटिटी से, तो इसी को एग्रीगेशन बोलते हैं। तो ये चार जनरली टर्म्स होता है, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये सिलेबस में डायरेक्टली है, तो ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, आप इसको एक्सप्लेन कर देना और ये पिक्चर बना देना है, ठीक है, चारों के केसेस में। उसके बाद है रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशनल मॉडल एक्चुअल में यहाँ से एसक्यूएल की कहानी शुरू होगी, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी और जो भी चीजें यहाँ से शुरू होगा, यूनिट थर्ड का चीज। तो यहाँ पे बात हो रहा है रिलेशनल मॉडल क्या कहता है, द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल डीबीएमएस इज रिलेशनल मॉडल, यानी कि एक रिलेशनल मॉडल की डेटा स्टोर करने का मॉडल ही मोस्ट पॉपुलर है। इट इज द मोस्ट साइंटिफिक मॉडल देन अदर्स। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक एंड डिफाइंस टेबल एज एन अरी रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी बातें लिखा गया, इसका बस सिंपल सा मतलब है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को हम लोग टेबल के फॉर्म में। डिस्प्ले पीपीटी नहीं बोल रहा है। क्या